हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस, जिसमें आपको आपने जो भी पढ़ा है वो सही तरीके से आपने सीखा है या नहीं, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, वो समझ पाएंगे। साथ ही साथ जब हम आपके जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जैसे कि आपकी 50 एमसीक्यू का टेस्ट होगा हर वीक को, तो उसमें आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझ पाएंगे। सिलेबस या फिर जो भी हमने पढ़ा है उससे किस तरीके से क्वेश्चन बना है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो यूपीएससी और एपीएससी या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो इससे चीज़ें क्या है, आपका जो एक समझ है वो बेटर बनेगा। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है ऑन दी जर्नी टू विकसित भारत आवर आइडियल गाइड इज दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो गोल है विकसित भारत बनने का, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, जब हम 100 साल की जो आज़ादी का दिवस है वो मनाएंगे। तो इन 100 साल में हमें मतलब जब 100 साल हो जाएगा और इन जो अभी जो अमृतकाल बचा हुआ है हमारे पास 2025 से लेके 2047 तक, 2025 से लेके 2047 तक जो समय बचा हुआ है ये हम अमृतकाल का समय है। और इस समय पे हमें करना क्या है विकसित भारत बनने के लिए। तो अभी हम अगर जो हमने गोल रखा है विकसित भारत का हमारे गवर्नमेंट ने, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमें गाइडेंस चाहिए वो उसका सबसे जो बेस्ट गाइडेंस रहेगा वो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे होगा वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें मेन जो की आर्ग्यूमेंट है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिफाइंग फोर्स है। किस तरीके से यूनिफाइंग फोर्स है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे देश की जो आपकी डाइवर्स ज्योग्राफी है और जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है उन सभी को समेटती है और रिकॉग्नाइज करती है। दूसरा है जो इसके कोर वैल्यूज़ है उसको हमें प्रमोट करना होगा हमें विकसित भारत बनने के लिए। जैसे प्रियम्बल में जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को हम जब फॉस्टर करेंगे तो उससे हमें हमारे देश में इंक्लूसिविटी आएगी, एम्पावर किया जा सकेगा मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, प्रमोट किया जा सकेगा जेंडर इक्वालिटी को। तो इससे क्या होगा, हम हमारी जो देश है, जो हमारी आबादी है वो डेवलप बनेगी। क्योंकि देश डेवलप किससे बनेगा, जब देश के जो पॉपुलेशन है वो डेवलप होंगे, वो विकसित होंगे, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, आपके रीजन वाइज हो, सेक्शन वाइज हो, सभी वाइज हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जस्टिस के बारे में मेंशन किया है उसको हमें इंश्योर करना होगा। जस्टिस 3 टाइप के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जो ड्यू राइट से रिकॉग्निशन है पीपल का इन सोसाइटी, इन इकोनॉमी एंड इन पॉलिटी, वो मिलना ज़रूरी है। प्लस जो लिबर्टी है उसको भी सभी को आपके कन्फर करना ज़रूरी रहेगा और सेलिब्रेट करना पड़ेगा इंडिया के कल्चर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी को। तो अभी इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से विकसित भारत की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्शन को लिया है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। तो उसमें 106 हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देख सकते हैं जिससे क्या है आपकी 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। तो इससे अभी ध्यान रखिएगा विकसित भारत बनने के लिए जेंडर इक्वालिटी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए जब हम जेंडर को स्पेशली वुमेन को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देंगे तब क्या है जो डिफरेंट पॉलिसीज़ रहेगी उसमें जो वुमेन का जो पर्सपेक्टिव होता है, जो पर्सपेक्टिव है जिसको नुआंस तरीके से लेना है वो लिया जा सकेगा। नेक्स्ट है रोल इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। तो जो रोल है इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट स्पेशली
जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इनको कौन गाइड करेगा? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर प्रिंसिपल्स है वो इन्हें गाइड करेंगे एक आपके सशक्त और विकसित भारत के लिए। फिर मॉरल एंड एथिकल इम्पेरेटिव्स अगर देखें तो मॉरल एंड एथिकल इम्पेरेटिव में भी हम देख सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वैल्यूज़ को दिखाता है वही इसके मॉरल एंड एथिकल इम्पेरेटिव है। जैसे जस्ट सोसाइटी होना, इक्विटेबल होना, प्रोग्रेसिव होना, फ्री from any sort of division based on caste, class, religion, gender, region and language। तो जो भी divisions है based on these parameters इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जो देश है वो सिर्फ आपके चंद इंडस्ट्री बनने से या फिर बड़े सिटी बन जाने से डेवलप नहीं होगा। उस देश के अंदर इक्विटी, जस्टिस का जो ज़रूरत है वो पूरा करना होगा। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम अंबेडकर जी का रोल देख सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किस तरीके से एक आपका इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने मदद की। कंटेम्पररी रेलेवेंस अगर देखें तो विकसित भारत के लिए क्या है, जो विज़न है हमारा कि $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है। सो सिर्फ $30 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है उसके लिए क्या होगा, उससे जो इकोनॉमी है उसका स्वाद सभी को मिलना पड़ेगा सोसाइटी में, इकोनॉमी में, और उसके लिए बेटर गवर्नेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कॉल टू एक्शन में हम क्या देख सकते हैं कि आपके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। तो हम विकसित भारत बन जाएंगे बाय 2047। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। फर्दर हम इसमें क्या देखेंगे, इसका जो हिस्ट्री रहा है। ओके, तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो हिस्ट्री है उसको हम देखेंगे। ये रहा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो किस तरीके से जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर राइट्स का, कि एक हमें एक अपना जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से मिला है, जिसकी वजह से आज हम विकसित भारत का जो सपना है वो देख सक रहे हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस रूट अगर देखें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 कह सकते हैं, जो एक क्या है प्रिकॉसर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का। फिर जो की इन्फ्लुएंस है ऑफ डिफरेंट रीजन लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है, फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। फिर राइट्स का जो सर्जेंस हुआ यूएस बिल ऑफ राइट्स से, तो उसने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर किया। फिर फ्रांस जो रेवोल्यूशन था उसके जो 3 मेन आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और एक था रिपब्लिक, 4 आइडिया। तो ये 4 आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इन आइडियाज़ को सिर्फ आपके रूल बुक में होने से नहीं होगा, इन स्पिरिट इनको अप्लाई करना होगा। और जो कैनेडियन मॉडल लिया है हमने फेडरलिज्म का, तो फेडरलिज्म में भी क्या है, सेंटर और स्टेट को एक साथ काम करना होगा एकजुट होकर विकसित भारत के लिए। फिर हम इसमें देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली का फॉर्मेशन था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और उसी असेंबली ने 165 डेज में लगभग ओवर 2 years 11 month में 165 डेज नहीं होगा, शायद 165 मीटिंग्स होगा ये। सो एड्रेस किया था हमारे डाइवर्सिटी को, फेडरलिज्म को, राइट्स को, गवर्नेंस को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल 4 फादर्स थे उन्होंने जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, उसका मकसद क्या था कि हमारा देश जो है वो एक इंक्लूसिवली डेवलप नेशन बने, और 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया। तो आज ये आर्टिकल आने का मेन उद्देश्य भी यही है कि आज हमारा संविधान दिवस है। तो नवंबर 26 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 1949, और एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950, जिस डे को रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन अगर देखें तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स लाई गई। तो अभी तक 106th अमेंडमेंट लाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो देश है हमारा उसको गाइड करने वाली जो बुक है वो अपने आप में क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है, और समय के साथ सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उस बुक को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ क्या, लिविंग डॉक्यूमेंट। फिर जुडिशियल माइलस्टोन्स भी हम देख सकते हैं कि आपके जो गोलकनाथ केस है या फिर केशवानंद भारती केस है, तो इसमें किस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नेचर है वो चेंज ना हो।
डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और वगैरह वगैरह जो है जैसे राइट्स है, ये सभी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स है। ओके, फिर 1980 से 90 के बीच देखें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया गया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया। तो जो विकसित भारत का गोल अभी सेट किया है, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो पहले ही स्टार्ट हो गई, जैसे ग्रास रूट में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन रिसेंट डेवलपमेंट देखिए तो 101st अमेंडमेंट GST लाया गया, आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया। फिर विकसित भारत का जो गोल है उसको 2023 ऑनवर्ड से रखा गया, ताकि हम क्या कर सके, एक मिशन मूड लेवल पे काम कर सके। फिर 106th अमेंडमेंट जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% रिजर्वेशन दी गई है वुमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये क्यों है? विकसित भारत के लिए जो वुमेन का रोल है उसको एंश्योर करने के लिए। चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंज में सबसे बड़ी चैलेंज तो इम्प्लीमेंटेशन गैप है। तो विकसित भारत अगर हमें बनना है तो हमारे पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करना होगा, और उसके लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ लेनी होंगी, हेल्थ में, एजुकेशन में, चाइल्ड वेलफेयर में, फिर मार्जिनलाइज सेक्शन के वेलफेयर में। तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो आपकी मैंडेट दी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लाइक आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है, इस तरीके की चीज़ें डेवलप करनी होंगी। फिर जो फेडरल टेंशन है GST को लेके हो, गवर्नर के पावर को लेके हो, उनको हमें टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना होगा। फिर जुडिशियल जो बैकलॉग है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग है, तो ये क्या करता है, देश में जो जस्टिस डिलीवरी है उसको डिले करता है। तो इससे क्या होता है, विकसित भारत का जो गोल है वो डिफीट होगा। तो इसको हमें बैकलॉग को क्लियर करना होगा। फिर बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी है, कास्ट के लेवल पे, जेंडर के लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे, तो इनको दूर करना होगा, इवन डेवलपमेंट लाना होगा। देन पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन हम देख सकते हैं हमारे देश में, उसको दूर करना होगा, जो हार्मोनी है उसको मेंटेन करना होगा। फिर आपका जो इकोनॉमिक हर्डल्स है उसको भी दूर करना होगा। हमारे देश की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर को आगे बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। इमर्जिंग जो इश्यूज़ है लाइक डिजिटल राइट्स है, क्लाइमेट जस्टिस को लेके, AI गवर्नेंस को लेके, इसमें भी इंडिया को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल लेवल में भी हम अपना स्टेचर जो है वो बढ़ा सके और रूल टेकर की जगह रूल गिवर हम बन सके। तो यही सभी चीज़ हमें इसमें देखनी है। विकसित भारत क्या है? डेवलप इंडिया का एक विजन या फिर जो टारगेट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जो 389 मेंबर की बॉडी थी, बाद में 299 मेंबर की हो गई थी देश डिवाइड होने की वजह से। प्रियम्बल क्या है? तो ये आपका प्रीफेस है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमें जो बेसिक नेचर है हमारे देश का, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पता चलता है। तो नेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, ये नेचर हो गया, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये है। बेसिक स्ट्रक्चर एक आपका जुडिशरी के द्वारा बनाया गया एक डॉक्ट्रिन है, जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कोर को प्रोटेक्ट किया जाता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? आर्टिकल 14, जो ये इंश्योर करता है कि रूल ऑफ पर्सन नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 है, जिसका मेन मकसद ये है कि हमारे देश में आपकी सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस जो है वो बनी रहे और सभी का वेलफेयर हो। फंडामेंटल राइट्स है जो पॉलिटिकल इन नेचर है, जो लोगों को एम्पावर करता है बाय गिविंग देम इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो सभी को वोटिंग राइट्स दी गई है, मतलब सभी का से है देश में, सब इक्वल है एज पर आर्टिकल 326 की, सभी के पास इक्वल से रहेगा इन कंट्रीज मैनेजमेंट। फिर अमेंडमेंट क्या है? जो आर्टिकल 368 के द्वारा पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया है वो उसको हम कह सकते हैं अमेंडमेंट पावर। तो 2 तरह की अमेंडमेंट होती है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड देन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सपोर्ट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो बाकी इसमें अगर थोड़ा फिलोसॉफिकल बेस देखें तो जो भी आइडिया ऑफ राइट्स है, लिबर्टी है, ये सभी हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर है जॉन लॉक के द्वारा इन्फ्लुएंस है। सोशलिज्म के जो आइडियाज़ है हम मार्क्स से देख सकते हैं, जैसे कि इक्वालिटी। गांधीयन एथिक्स भी हम देख सकते हैं, लाइक नॉन वायलेंस, विलेज रिपब्लिक अर्थात विलेज पंचायत। अम्बेडकर जी का जो प्रैग्मेटिक आइडिया है सोशल जस्टिस का, उसको हम देख सकते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब आंसर लिखेंगे या फिर कोई ऐसे लिखना होगा तो उसमें हमें डिफरेंट जो फिलोसॉफिकल बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अगर आप दे पाएंगे तो वो बेटर रहेगा। बाकी इसमें जो पर्टिकुलर आर्टिकल है डिफरेंट डायमेंशन से अगर एनालिसिस करें तो सोशल डायमेंशन से देखें तो जो आपके मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, SC ST OBC, इनको एम्पावर करना होगा। पॉलिटिकली देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना होगा अंडर आर्टिकल 326। लीगली अगर देखें तो
ट्रांसफॉर्म करना होगा जो हमारे आर्टिकल्स, जैसे 106 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो इसके ऊपर जो लॉ बनानी है उसको बना के रूल्स फ्रेम करके उसको एप्लीकेबल करवाना होगा। एथिकली अगर देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है इट नीड्स टू बी एडहेयर्ड बाय द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए देखें तो इकोनॉमी के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है उसको देना ज़रूरी रहेगा, सभी को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना ज़रूरी रहेगा। इंटरनेशनली देखें तो हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ डिस्क्राइब वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सभी चीज़ों का जो वर्णन है दिया गया है। बाकी एनसीईआरटी से क्या लिंकेजेस है और सिलेबस के हर पार्ट से ये लिंक करता है। तो विकसित भारत बनने के लिए हम सिर्फ अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये काफ़ी नैरो हो जाएगा। एथिकल पर्सपेक्टिव से सोसाइटी एथिकल भी होनी पड़ेगी, पॉलिटिकल सिस्टम एथिकल होना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स जो है वो आपका जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना होगा। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होना पड़ेगा। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सोसाइटी में कोई भी पीछे नहीं छूटने चाहिए, सभी को आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है, जिस तरीके से मैं आसानी से आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। क्यों, कैसे लिंक कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब भी आप चीज़ें पढ़ेंगे तो उसको आपको लिंक करके देखना ज़रूरी रहेगा। जब जितना लिंक कर पाएंगे उतना बेटर आप आंसर कर पाएंगे। ओके, आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशंस विजन ऑफ राइट्स वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो विजन है अबाउट राइट्स वो अपने समय से भी बहुत आगे है। बहुत सारे जो डेवलप नेशन है उन्होंने भी अपने देश में पॉपुलेशन को डिफरेंट सेगमेंट में बांटा। जैसे आप अगर यूएस में देखें तो ब्लैक और वाइट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम 50-60s में देख सकते हैं, जबकि यूएसए 1776 में ही आज़ाद हो गया था। हम इतने बाद में आज़ाद होने के बाद भी शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी दी गई है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समय से बहुत आगे ट्रेवल कर रहा है। तो राइट टू इक्वालिटी एंड एक्सपेंशन बियॉन्ड वेस्टर्न मॉडल, तो जैसे आर्टिकल 14 हो गया इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 23 में आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको दूर करना। लेकिन वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं इन आइडियाज़ का जो सर्जेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बाद में हुआ है। एम्फेसिस ऑन स्टेट रेस्ट्रिक्शन एंड सोसाइटल पावर डायनेमिक्स। तो हमारे देश में जो राइट्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं है, वो आपके सोसाइटी के अगेंस्ट भी है। जैसे आर्टिकल 17 जो है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये क्या है, आपके सोसाइटी के अगेंस्ट है। ओके, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए इक्वालिटी का प्रोविज़न को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लैंडलॉर्डिज्म था या फिर जो सोसाइटल पावर डायनेमिक्स थी उसको हमने मिनिमाइज किया है। ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, तो हमारे देश में क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स ही नहीं दी गई है, डिफरेंट ग्रुप्स को भी राइट दी गई है। जैसे 25 से लेके आर्टिकल 30 तक अगर देखें तो 25 से 28 तक जो राइट्स है वो आपकी ग्रुप राइट्स है। उसमें 25 जो है इंडिविजुअल राइट है, लेकिन जो आपका 26 है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं वो एक ग्रुप राइट है। फिर आर्टिकल 29 जो 30 है वो भी ग्रुप राइट है, क्योंकि वो कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, इसके बारे में बात करता है। फिर जो सेकुलर अप्रोच विथ न्यूएंसेस है, तो हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है काफ़ी बेटर है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है जो हर रिलीजन को रिकॉग्नाइज करता है, हर रिलीजन को इक्वली सपोर्ट देता है। ओके, स्टेट और रिलीजन जो है वो वेस्ट की तरह कंप्लीट सेपरेट नहीं है, तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, सेकुलर अप्रोच एंड नुआंसेस देख लिया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। तो हमारे जो लीडर्स थे लाइक BR अम्बेडकर हो या फिर BN राव जी हो, तो उनका जो सोच था वो US के सोच से कहीं आगे था।
तो यूएस में आप देख सकते हैं 50-60 तक सेग्रीगेशन था, जबकि हमारे देश में क्या है, जो सेग्रीगेशन है वो नहीं, जो सेग्रीगेशन सोसाइटी में था उसको दूर करने के लिए जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से ही राइट्स को दिया गया है। इवन स्पेशल फैसिलिटी भी दी गई है जो पिछड़े हुए हैं। ओके, तो वो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखिए तो राइट्स का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे मैग्ना कार्टा क्या है, राइट्स का पहला पड़ाव है ये, जो इंग्लैंड में साइन किया गया था, जिसमें मोनार्क को लिमिटेड कर दिया गया था। अब अभी मोनार्क लिमिट होना मतलब क्या, पीपल के पास पावर आना, बेसिक लिबर्टीज आना। फिर इंग्लैंड में जो बिल ऑफ राइट्स आया 1689, फिर अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स था 1791, फिर जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे जो आइडियाज आई, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी एंड रिपब्लिक का। फिर जो कॉलोनियल एरा इंडिया में स्वराज बिल लाया गया भाई बाल गंगाधर तिलक जी, फिर नेहरू रिपोर्ट आया, फिर कराची रेजोल्यूशन आया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फिर सप्रू कमेटी आई। तो इन सभी चीज़ों का जो है हम देख सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड जो इसकी ड्राफ्टिंग है, कैबिनेट मिशन आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया, ताकि सभी को क्या दी जा सके, एक बेटर जो लाइफ है वो दी जा सके। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोरफादर्स थे उनका जो विजन था वो कितना आपका नेक था या फिर कितना ब्रॉडर था और कितना आगे था देन दी वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और पोस्ट एडॉप्शन डेवलपमेंट अगर देखें तो एडॉप्शन के बाद भी 42nd अमेंडमेंट आना, ड्यूटीज़ को ऐड करना, सोशलिस्ट सेक्युलर जैसे आइडियाज़ को प्रियम्बल में ऐड करना, फिर 44th अमेंडमेंट के ज़रिए जो भी चीज़ें डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट उसको रिवर्स कर देना। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। अभी चैलेंजेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को लेके, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूशन देखा जाता है जो सही नहीं है, जो कास्ट बेस्ड है, जेंडर बेस्ड है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम देख सकते हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ है उनको जो राइट्स नहीं मिल पाती है। एजुकेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशनल डेफिसिट भी हम देख सकते हैं कि बहुत लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया ही नहीं है। फिर एक पॉलिटिकल टेंशन भी जो है, पॉलिटिकल विल का जो गैप है वो देख सकते हैं, लाइक हेट स्पीच को फॉस्टर करना, पॉलिटिकल मेजोरिटेरियनिज्म के हिसाब से काम करना। फिर एक लीगल एंड जुडिशियल चैलेंज भी हम देख सकते हैं। तो इसमें आपकी जो डिले है, बैकलॉग है, उसको हम देख सकते हैं, जिसके वजह से राइट्स का वायलेशन हो रहा है। फिर मल्टीपल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होना, जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर एसेट्रा के बेस में। और जो कंटेम्परेरी थ्रेट है वो है कम्युनलिज्म। फिर जो वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉस जो है उसको हम देख सकते हैं। फिर जो की टर्मिनोलॉजीज है उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 12 to 35 है। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 जो है। ओके, इसके अंदर 14 क्या है, 15, इसको थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स जो ग्रुप को दिया गया है, जैसे आर्टिकल 26, 29, ओके 29 नहीं 30, 29 सभी को दिया गया है। सेक्युलरिज्म को हम देख सकते हैं, जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर करना क्या है, स्ट्रेंथन करना है जुडिशियल रिव्यू को और इम्प्लीमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। सिविक एजुकेशन को लाना है ताकि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाए, इसके आइडियाज़ को समझ पाए। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। बाकी इसमें और 8-10 आर्टिकल है जिसको इसी तरीके से हमने संजोया है। तो इससे क्या है, चीज़ें आपको हॉलिस्टिकली समझ में आएगी। ओके, आप अगर बेसिक किताबें नहीं भी पढ़ते हैं, इसको भी अगर कंटिन्यू करते हैं फॉर लाइक 6 मंथ, अबाउट 6 मंथ, तो आपका सिलेबस का ऑलमोस्ट हर पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।